हाँ जी, लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था, किसी को कोई डाउट नहीं? नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न, राइट? मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न। मैम हमने तो पढ़ा ही नहीं था, डाउट कहाँ से आएगा? डाउट कोई ऐसे थोड़ी ना आते हैं। वैसे बेसिक पॉइंट है, उसमें डाउट आना भी नहीं चाहिए। अगर किसी को आ रहा है तो मैं बता दूँगी। कोई डाउट अगर किसी को है तो आप लोग पूछ लिया करो, ठीक है ना भाई? चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग की एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नाम पृथ्वी के स्थल रूप। स्थल रूपों की अगर हम बात करते हैं तो स्थल रूप होते क्या है, सबसे पहले हम यही देखेंगे, ठीक है ना? तो पृथ्वी की सतह को दूर से देखने पर क्या होता है, कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा, खड्डा मतलब दिखाई देता है, कहीं पे बहुत ऊंचा दिखाई देता है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्थल रूप बोलते हैं, जो कि आपके काफ़ी इतने बड़े पैराग्राफ में लैंग्वेज पूरा लिखा हुआ है। एनसीईआरटी खोल लिया करो फटाफट, जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है वो अपना फ़ोन में खोल ले, ठीक है ना? कंटिन्यू आप लोग साथ साथ चला करो। उसके बाद एक चीज़ और क्लियर करना चाहेंगे, अगर किसी का ये लग रहा है कि थोड़ा पढ़ा हुआ है, ये नहीं पढ़ना है, अभी आगे चलना है, तो वो पीछे बैठ के अपना पढ़ सकता है, ठीक है? पीछे बैठ के अपना न्यू पढ़ो, जो भी लग रहा है कि न्यू पढ़ सकते हैं वो न्यू पढ़ सकते हैं। आप लोग पीछे बैठ के पढ़ लिया करो और प्रेजेंट आपकी लग जाएगी, ठीक? और चलना तो ऐसे ही पड़ेगा न्यू वालों के हिसाब से। मैंने बात कर ली है विकास भवन में भी, उन्होंने कहा कि नहीं, न्यू वालों को कहाँ छोड़ के जाएंगे, किसके ऊपर, है ना? इनको किसके ऊपर छोड़ के जाएं, ठीक? बाकी रही बात प्रूफ करने की, या फिर कुछ ऐसे भी डाउट्स होते हैं मन में, कुछ लोग के मन में हो गए होंगे अभी भी, कि मतलब आपसे ही क्यों पढ़े, या आपसे क्या फ़ायदा होने वाला है हमारा पढ़ने के बाद, ठीक है? हर एक टीचर के होते हैं, प्रूफ देना चाहिए, इट्स नॉट अ बिगेस्ट थिंग, ठीक है ना? तो इसको भी आज प्रूफ कर देंगे कि मेरे से ही क्यों पढ़े, ठीक? या मेरे से पढ़ने से कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा, आगे आपके जो पाथ है, आपने जो चूज़ किया है, उसमें कुछ फ़ायदा होने वाला है या नहीं होने वाला। प्रीवियस ईयर के 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज करेंगे, मैं कोई ढूंढ के नहीं लाई हूँ, इस बुक से स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, पेपर करेंगे, मतलब ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं हमसे, और देखते हैं पिछले वालों से, पिछले जो बच्चे थे उनसे क्वेश्चंस पूछ के कि उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से 12-15 क्वेश्चंस हैं तो इन लोग को, मतलब अगर 15 हैं तो 12 इनको आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर 12 आ रहे हैं दैट मीन्स हमने सिर्फ 3 महीने स्टडी की थी, और 3 महीने में आप 12 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई आपका गलत बात था। और वो 3 क्वेश्चन करंट के हैं, ये मैं क्लियर आपको बताऊंगी, ये करंट के हैं और ये ऐसे ऐसे करंट में रहे थे, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक? तो वो हम लोग करेंगे डिस्कस। पहले एक चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा ये छूट ना जाए, ठीक है? आज हम लोग जो कंटिन्यू चला रहे हैं, पहले उसको एक चैप्टर कंटिन्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे। अच्छा, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भेजे थे भाई आप लोगों को, तो गाइज आप लोगों ने क्वेश्चन किए, बहुत ही सिंपल थे। मैकमोहन रेखा से क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग का, और हम लोगों ने नॉर्मली डिस्कस भी किया है। पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको मैंने सारी चीज़ें एकदम सीरियस से लगा के दी थी कि कब कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन किए थे, हो रहे थे? कोई ऐसा क्वेश्चन जो नहीं हो रहा हो? आप लोग बताएं, आप डेली आ रहे हैं ना बीच वाले, जो मैं ग्रुप में सेंड करती हूँ, ग्रुप में आप सभी लोग हैं, खोलते हैं पीडीएफ जो मैं भेजती हूँ, खोलते हैं पीडीएफ? खोली थी बबली? किस चीज़ की एग्जाम चल रही है? खोली थी? पीछे वाले आप लोग नहीं हुए, डेली आ रहे हैं? पीडीएफ भेजी थी आप लोगों ने, खोली थी? क्यों? यहाँ आके क्या कर लेते हैं? ग्रुप में नहीं है? तो लास्ट वाली जो क्लास हुई थी उसमें मैंने कई सारे लोगों को बोला था कि ग्रुप में जिसको ऐड होना है आप हो जाइए, क्योंकि अगर कुछ भी भेजा जा रहा है तो आपको नहीं मिलेगा, तो आप लोग को आके ऐड हो जाना था, है ना? आप जो भी ग्रुप में नहीं है वो ग्रुप में ऐड हो जाए, क्लास के बाद मुझसे बोल दें, ठीक? कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे यहाँ आके 1.5 घंटा टाइम बस वेस्ट करना, कोई फ़ायदा होने वाला है मेरे साथ? कुछ नहीं होने वाला। अगर आप लोग कुछ अपने आप से नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। चलो स्थल रूपों की बात करते हैं, अभी बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होंगे, लास्ट में आके बात करेंगे कुछ और। स्थल रूपों की हम जो बात कर रहे थे, हम देखते हैं कि अगर एट अ वन ग्लैंस, जैसे कहने का मतलब होता है कि एक ही दृष्टि से अगर आप देख पाते हैं स्थल रूपों को कहीं से, अगर आपके जो आईज हैं इनमें इतनी ताकत होती है कि आप एक बार में पूरी पृथ्वी देख सकते थे, एट अ वन ग्लैंस मतलब एक ही ग्लैंस में पूरी पृथ्वी देख सकते थे, तो आपको पृथ्वी का स्थल रूप समझ में आता कि कहीं पर पृथ्वी पर क्या है,
बहुत ही ऊंचे सपाट भूमि है, कहीं पर बहुत ही ऊंची तिरछी ढाल वाली भूमि है और कहीं पर बिल्कुल खड्डे हैं, भ्रंशोत हैं, नीचे गहराई हो गई है। तो दैट मीन्स ये क्या है, पृथ्वी के स्थल रूप हैं। स्थल रूप अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है ना। अब जब कई बार आप लोगों ने देखा होगा, वैसे आप लोग को पता नहीं, लेकिन कोई अगर गया हो एरोप्लेन से, किसी ने यात्रा की है, जब हम थोड़ा नीचे उतरने वाले होते हैं, नीचे उतरने वाले होते हैं, बादलों के आसपास आ गए होते हैं, और जब हम बाहर देखते हैं, कभी ऐसा करना, ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा अभी हो जाएगा, फिर उसके बाद बरेली से दिल्ली कर लेना, है ना। तो फिर क्या होगा, आप जब देखेंगे थोड़ा नीचे आने पे, तो आप स्थल रूपों को बहुत इजीली देख पाते हैं, और जब ऊपर से आप देखते हैं तो पृथ्वी हमें बहुत ही उबड़ खाबड़ नजर आती है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा उस एरिया में होंगे जहाँ पर्वत पहाड़ होते हैं या ऊंचाइयाँ होती हैं, तो वहाँ पे आपको दूर दूर बहुत ऊंचा दिखेगा, कहीं बहुत ही खड्डा दिखेगा। तो इस तरीके की चीजें क्या कहलाएंगी भाई, स्थल रूप कहलाएंगी। अब स्थल रूपों को जो एनसीईआरटी ने समझाने की कोशिश की है, सबसे पहली बात उसने बोला है कि प्राकृतिक रूप से स्थल रूप दो तरीके से होते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक प्रक्रिया के कारण और बाह्य प्रक्रिया के कारण जो स्थल रूप होते हैं उनमें चेंजेस आते हैं। आंतरिक प्रक्रिया के कारण क्या चेंजेस आते हैं, जैसे कि हमने देखा ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, आप सभी को पता होगा ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, हमने देखा तो नहीं है खैर, लेकिन आप सभी को पता होगा जब ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ, दैट मीन्स ये सपाट सी भूमि है यहाँ पर, और यहाँ ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ तो राख क्या होगी, ऊंची ऊंची निकल के यहाँ पे जमा हो जाती है। कई बार वो पर्वत बनते हैं, कई बार वो पठार बन जाते हैं। तो ये क्या हुआ, स्थल रूप था हमारा, बिल्कुल सपाट था, समतल था, और यहाँ पर ऊंचा हो गया, ठीक है ना। ऐसा ही आंतरिक प्रक्रिया में जब भी सुनामी आती है तो क्या होता है, कई बार बड़ी बड़ी दरारें पड़ने के बाद भूकंप आते हैं, कई बार बड़ी बड़ी दरारें पड़ के वो नीचे धंस जाते हैं। तो ये तो था आंतरिक प्रक्रिया से स्थल रूपों में परिवर्तन। आंतरिक प्रक्रिया से क्या हो गया, स्थल रूपों में परिवर्तन हो रहा है। बाह्य प्रक्रिया से स्थल रूपों में क्या परिवर्तन होगा, तो बाह्य क्रिया से जैसे कि वर्षा होती है, आप सभी को पता है, वर्षा के बाद आपने कई बार देखा होगा जब वर्षा होती है, घर से नहीं बाहर अगर आपने देखा होगा तो पानी बहुत ही गंदा होता है, तो वो मिट्टी कहीं ना कहीं से घर्षण के कारण क्या हुई है, साथ में आई है। तो कहने का मतलब अपरदन हो रहा है और निक्षेपण हो रहा है। क्या हो रहा है, अपरदन हो रहा है और निक्षेपण हो रहा है। अपरदन का मतलब होता है किसी भी एक स्थान से क्या उठाना, मिट्टी को उठा लेना, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर या जो भी पानी के साथ बहकर आ जाते हैं वो अपरदन है। जहाँ ले जाकर के जमा हो जाता है वो हमारा क्या होता है, निक्षेपण होता है। दोनों प्रक्रियाओं से स्थल रूपों में परिवर्तन होता है। जहाँ से अपरदन होगा वहाँ स्थल रूप में क्या परिवर्तन होगा, वहाँ पे गड्ढा हो जाएगा। जहाँ पे निक्षेपण होगा वहाँ स्थल रूप में क्या परिवर्तन होगा, वहाँ अगर गड्ढा था तो वो भर जाएगा, और गड्ढा नहीं था तो वहाँ पे एक ऊंचा, मतलब कहते हैं नहीं कि डेब्रीज का बहुत ज़्यादा, डेब्रीज मतलब कूड़ा करकट, मतलब जो होता है इकट्ठा हो गया है, तो वहाँ पे क्या है, थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। तो बाह्य परिवर्तन आपको समझ में आए कि जो बाह्य परिवर्तन किसे होंगे, एक तो वायु से होते हैं। जब भी हवा चलती है, आप लोगों ने देखा होगा तेज आंधी या तूफान आए तो आपके घर में, आपका घर में कोई पेड़ नहीं है, उसके बाद भी आपके घर में तरह तरह के पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। एकदम बंद घर होते हैं हम लोग के यहाँ शहर की अगर बात करें, उसके बाद भी अगर हम सुबह में झाड़ू वगैरह मम्मी लगाती हैं तो आपने देखा होगा इतनी इतनी धूल निकलती, कहाँ से आती है, जो वायु है वो अपने साथ क्या कर रही है, अपरदन करके किसी भी चट्टान या फिर रॉक वगैरह को तोड़ करके, या फिर भूस्थल जो प्लेन भी है वहाँ से क्या करती है, बालू को उड़ा करके लाती है, और हमारे घर में क्या कर गई है, निक्षेपण कर दी है। समझ आ रहा है, बाह्य और आंतरिक दोनों समझ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम स्थल रूपों को देखते हैं इनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर। किसके आधार पर, ऊंचाई और ढाल के आधार पर स्थल रूप 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होते हैं, और ये 3 कौन कौन से होंगे, एक तो हमारा होता है पर्वत, एक हमारा होता है पठार, और थर्ड हमारा होता है मैदान। इन 3 स्थल रूपों में हमने क्या किया है, हमारे इंडिया भारत को भी इन 3 स्थल रूपों में हमने बांटा है। उत्तर वाले को हम क्या बोलते हैं, पर्वतीय क्षेत्र बोलते हैं। बीच मध्य में जब हम आ जाते हैं तो मैदानी क्षेत्र बोलते हैं, और जब हम लास्ट में मैदानी क्षेत्र बोलते हैं, और जब हम लास्ट में आते हैं जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप को हम क्या बोलते हैं, पठारी क्षेत्र है। प्रायद्वीप कैसा है, पठारी क्षेत्र है। इसके आसपास की भी बात करेंगे हम, धीरे धीरे चलेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए पर्वत की बात सबसे पहले एनसीईआरटी ने की है, जो 6वीं क्लास की एनसीईआरटी आपके पास खुली होगी, उसमें पर्वत की बात हुई है। पर्वत होते क्या है, उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है। तो पर्वतों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पर्वतों को समझेंगे कि पर्वत होते क्या है। तो इनका ढाल कैसा होता है, तीव्र होता है, और अगर हम बात करें इनका जो बेस होता है, बेस वो कैसा है, चौड़ा है, और इनके शिखर कैसे हैं, शंकुआकार हैं। शिखर कैसे हैं, शंकुआकार हैं। शंकुआकार का क्या मतलब होता है, एकदम नुकीले टाइप। तो आधार क्या होगा इनका, आधार चौड़ा होगा, और जो हमारा इनका शिखर होगा, शिखर कैसा होगा, पतला होगा या शंकुआकार
आकार होगा, इतना आप बोल सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो पर्वत, एक तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास कि आधार कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं, और उनके जो शीर्ष होते हैं वो कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं या फिर शंकु आकार होते हैं। बाकी हम देखते हैं तो पर्वत के होते हैं 6000 मीटर, उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है 6000 मीटर से ऊंचे वाले को हम क्या बोलेंगे, पर्वत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पर्वत बोलेंगे। 6000 मीटर से ऊंचाई जो ज़्यादा रखते होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, पर्वत बोलेंगे। अब पर्वत की अगर हम बात करें तो एक सिंगल वन इस तरीके से दिख रहा है तो ये क्या होता है भाई, पर्वत होता है। और अगर हम इस तरीके से बात करें, ऐसे कुछ दिख रहे होंगे आपको, तो ये पर्वत श्रेणी हो जाती है। क्या हो जाती है, पर्वत श्रेणी हो जाती है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास एक पर्वत श्रेणी है इस तरीके से धनुषाकार की, कौन सी है, हिमालय। उन्होंने इसकी भी बात की है, वैसे हिमालय की बात करेंगे, ठीक। तो पर्वतों के बारे में 2-3 चीजें आपने जाने कि आधार कैसा होता है, चौड़ा होता है, शीर्ष कैसे होते हैं, नुकीले या फिर शंकुआकार होते हैं। दूसरी चीज 6000 मीटर से ये ऊंचाई अधिक रखने वाले होंगे, इनमें क्या बोला जाता है, पर्वत। ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या होता है, तेजी से गिरावट देखने को मिलती है ऊंचाई के आधार पर। यहाँ की वायु पर मतलब अगर हम बात करें जलवायु की, तो जलवायु कैसी होगी, कठोर होती है। अब जरा पॉइंट पे आ जाओ, जलवायु अगर कठोर होगी तो आगे की पॉइंट समझने की जरूरत नहीं है और रटने की जरूरत नहीं है। कठोर जलवायु होगी तो मानव निवास अधिक होगा, नहीं। हम सभी लोग को अगर ये मैदान से उठा करके नैनीताल में भेज दिया जाए, महीना 2 महीना तो मज़ा करने में अच्छा लगेगा। उसके बाद जब ठंडी आएगी ना, जब रोटी वहाँ उतरती है तवे से और 2 दिन पुरानी लगती है, तो कहेंगे नहीं भाई हमें वापस भेज दो, हम वैसे ही गर्मी झेलने के लिए तैयार हैं, है ना। तो ये क्या होता है, कठोर जलवायु के कारण जो जनसंख्या होती है वो वहाँ पर जनसंख्या अधिक नहीं होती है। कठोर जलवायु के कारण यहाँ पर कृषि अधिक नहीं हो पाती है, कृषि क्षेत्र बहुत ही कम होता है। पर्वतों पर कृषि क्षेत्र क्या होगा, बहुत ही कम होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, यहाँ पे बर्फ जमी रहती है। और यहाँ पर देखेंगे आप, पर्वतों पर जमी हुई बर्फ की नदियों को हिमानी कहते हैं, जो कि आपके पास लिखा हुआ होगा, हिमानी नदियाँ, ठीक है। पर्वतों पर जमी हुई बर्फ की नदियों को हम क्या बोलेंगे, हिमानी बोलेंगे। नॉर्मल सी बात है आपको, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। बोला है इन्होंने पर्वतों के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक तो बलित पर्वत बताया है, कौन सा पर्वत बताया है, बलित पर्वत बताया है। दूसरा भ्रंशोद, जो भी है आप देख लेना कैसे लिखा हुआ है, भ्रंशोद पर्वत बताया है। तीसरा इन्होंने ज्वालामुखी, क्या बताया है भाई, ज्वालामुखी पर्वत बताया, ठीक है ना। एक हमारे पास है बलित पर्वत, दूसरा है भ्रंशोद पर्वत, तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। बलित पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो बलित पर्वत होता क्या है, हमारा हिमालय भी बलित पर्वत है, ठीक है ना। हमारा हिमालय क्या है, बलित पर्वत है। बलित पर्वत का मतलब होता है नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपणों के, नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपण, जहाँ पे निक्षेप इकट्ठा कर दिए जाते हैं और किसी भी 2 तरफ से फोर्स जब लगता है तो वो बीच का उठा हुआ भाग ही हमारा पर्वत बन जाता है, और वो कैसा पर्वत कहलाएगा, बलित पर्वत कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि नदियों के द्वारा निक्षेपण ला के इकट्ठा कर दिया गया और इधर से इंडियन प्लेट जा रही थी, नीचे से कौन सी प्लेट जा रही थी, इंडियन प्लेट। हम बात करेंगे बाद में इंडियन प्लेट वगैरह क्या होता है, किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो नो वरी, बस इतना समझ लो कि इंडियन प्लेट, नीचे से इंडियन प्लेट जा रही थी, यहाँ पे नदियाँ थी, इधर से भी नदियाँ थी, यहाँ सब में निक्षेप जमा हो रहा था, ये था तीर्थस सागर। कौन सा सागर, तीर्थस सागर। ऊपर से यूरेशियन प्लेट थी, हमारा जो इंडिया है वो किसका, एशिया का पार्ट है, तो एशिया और यूरोप की प्लेट को यूरेशियन प्लेट कहते हैं। यहाँ पर यूरेशियन प्लेट थी, हमारा इंडिया धीरे धीरे ऊपर खिसकता गया, यूरेशियन प्लेट धीरे धीरे नीचे खिसकती गई। जो बीच में नदियों द्वारा लाया गया मलबा था, ये धीरे धीरे क्या हो गया, ऊपर उठता गया और इसी से निर्माण हुआ हमारा किसका, हिमालय का। और इसी तरीके से हम देखते हैं आल्प्स का निर्माण हुआ है। अगर आपको वैसे एनसीईआरटी में बोला है उन लोगों ने कि अगर कुछ कागज़ लेंगे और उसके बाद अगर वो ऐसे करके प्लेन रख दें आप और दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे तो वो ऐसे करके फोल्ड हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर मैं दूसरी चीज़ बताऊँ आपको, मिट्टी होती है ना, मिट्टी आप सभी ने कभी ना कभी आप ज़रूर खेले होंगे और खाई भी होगी, बहुत बड़े महान नहीं हैं आप, ठीक। तो मिट्टी को हम क्या करते हैं, अच्छे से गूंद लीजिए उसे, अच्छी मिट्टी लीजिए, चिकनी मिट्टी। रेत की बात नहीं कर रहे हैं, पानी डाल के इसे गूंदते रहेंगे और खड़ा करेंगे, होगी नहीं। चिकनी मिट्टी की बात कर रहे हैं जिससे स्लेट बनती है। चिकनी मिट्टी अगर आप अच्छे से उसको गूंद लेंगे और वो क्या है, हल्की हल्की गीली ही है, ठीक है। उसको आपने अच्छे से समतल पर ऐसे प्लेन रख दिया, उसके बाद अगर आप उसको धूप में रख देंगे, धूप में रखने के बाद वो क्या हो जाएगी, बहुत ही हार्ड हो जाएगी। आप उसको मोड़िए, वो मुड़ेगी नहीं, वो टूट फूट के वहीं पे फिर से एक मलबा इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें चिकनी मिट्टी, अगर आपने गूंदा है उसको अच्छे से और उसके बाद वो गीली ही है
और गीले के बाद हल्की सी उसको धूप लगा लीजिए जिससे वो हल्का सा अपना शेप ले ले। उसके बाद आप उसको दोनों साइडों से इस तरीके से, मैंने मान लिया कि ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, दोनों साइडों से आप इस पर फोर्स लगाइए। ये कुछ इस तरीके से उठना शुरू हो जाएगी, ऐसे करके उठेगी, अपना शेप लेगी और जैसे जैसे आप इसको मोड़ते जाएंगे या फिर आप इस पर धीरे धीरे बल लगाते जाएंगे दोनों साइडों से, ये और तेजी से उठती चली जाएगी। इसीलिए बोला जाता है जो हिमालय है वो आज भी नवीन नवीन क्या है, पर्वत श्रेणी है, क्योंकि वो आज भी क्या हो रही है, उठ रही है। अगर इसकी चट्टानें, जो इसकी रॉक नीचे जो इसकी चट्टानें हैं, ये कठोर हो गई होती तो अब ये नहीं उठ पाता ऊपर। आज भी वो कैसी हैं, मान लेंगे आज वो कैसी हैं, गीली हैं, इसीलिए उसको जब भी फोर्स मिलता है वो ऊपर उठ जाती है, जब भी फोर्स मिलता है वो ऊपर उठ जाती है। हमारी जो हिमालय की लंबाई थी वो कितनी थी, 8848, एट प्रेजेंट जो हो गई है 8850 हो गई है। क्यों हो गई है, नवीन नवीन बलित पर्वत है, इसलिए इसकी ऊंचाई आज भी बढ़ती जा रही है। नवीन होता है इसीलिए नदियां इसको क्या करती हैं, काट देती हैं। क्या हो गया है भारत, क्या हुआ, क्या अरे भारत क्या हुआ है, एक सेकंड, अरे तो तुम इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। भारत तुम बहुत सीनियर सिटीजन माने जाते हो, जो कि मैं समझती हूँ, और तुम मेरे ऊपर ही अकड़ रहे हो, जबकि मैंने तुमसे सिर्फ इतना पूछा है कि भारत क्या हो गया। मेरे ऊपर आके डटोगे, आ जाओ, आओ निकल दो। लिसन, ये भी कौन सा पर्वत है, बलित पर्वत है। और आज भी कई सारी लाल लालियों को ये नहीं पता होगा भाई कि जो हमारा अरावली है वो सबसे पुराना पर्वत है। ये सबको पता है, विश्व का सबसे पुराना पर्वत है, लेकिन अरावली कैसा पर्वत है, बलित पर्वत है। अरावली कैसा पर्वत है, बलित पर्वत है। युग्म बनाने के लिए कई बार आ जाता है, अरावली बलित बोल देगा ऐसे, ठीक है ना। और ऐसे ही हमारा अफ्रीका का एक माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, इस तरीके से बनाने के लिए दे देता है कि कौन सा पर्वत क्या है। ये 6वीं क्लास के एनसीईआरटी ही स्टार्ट कर रही है, तो आप बिल्कुल भी इन जो छोटे छोटे फैक्ट्स दिए हुए हैं इनको बिल्कुल एकदम याद करते चलो। याद से मतलब है आपको रट्टा नहीं मारना है। घर में बैठ के जो एटलस होती है ना, एटलस, उस पर आप निशान लगाएंगे और 2 से 3 बार उसको देखेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1-2 शायद और भी थे, 1 मिनट रुक जाएं जरा, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। चलो आप सबने बता दिया, अरावली बता दिया। अपलेशियन और यूराल पर्वत की बात करते हैं। यूराल पर्वत हमने पिछले सेशन में बताया था कि यूराल पर्वत कहाँ है, यूरोप और एशिया को क्या करता है, अलग करता है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, ठीक है ना, एशिया के पश्चिम में क्या है, यूराल पर्वत है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे, जैसे यूरोप और एशिया को अलग करने वाली और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी हमने जितना एनसीईआरटी में बोला है सिर्फ हम उतना करते चल रहे हैं, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे ये सारे बलित पर्वत हो गए, और बलित पर्वत का जो आपका एनसीईआरटी है ना, उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एक तो उसकी रियल संरचना दिखाई गई है, दूसरी जो हमारा हिमालय है उसको भी दिखाया गया है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास था कौन सा, भ्रंशोद पर्वत। कौन सा था, भ्रंशोद पर्वत। होता क्या है, भ्रंशोद पर्वत क्या होता है कि कहीं पर कई बार ऐसा होता है कि जब भी कोई आंतरिक ऐसी हलचल होती है जिसकी वजह से 2 साइड एकदम, स्थल जो था कैसा था, बिल्कुल समतल था, और दोनों साइड खिसक कर आंतरिक कुछ ऐसे प्रक्रिया हुई जिससे कि दोनों साइड खिसक कर नीचे पहुंच गई, बड़ी बड़ी दरारें पड़ने के बाद नीचे पहुंच गई, और बीच का पार्ट खड़ा रह जाता है। बीच का पार्ट क्या हो गया, खड़ा रह गया। कई बार ऐसा होता है कि बीच का पार्ट नीचे चला जाता है, दोनों साइड का पार्ट क्या होता है, खड़ा रहता है। तो इसी को जो नीचे चला गया ये भ्रंश बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, भ्रंश बोलते हैं। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं भाई, उत्खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्खंड बोलते हैं। और जो ऊपर खड़ा हुआ वाला पार्ट रह गया है इसी को हम क्या बोलेंगे, भ्रंशोद पर्वत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भ्रंशोद पर्वत, क्योंकि नीचे क्या हो गई है, भ्रंश चली गई है, और बीच में ऊपर खड़ा रह गया है कौन सा, भ्रंशोद पर्वत। भ्रंशोद पर्वत के एक उदाहरण बताया है इन्होंने, वॉसजेस घाटी, राइन घाटी और वॉसजेस पर्वत। राइन घाटी में वॉसजेस पर्वत, वॉसजेस पर्वत क्या आप लोग को पढ़ाया था, याद आ रहा है, कुछ कुछ याद आया। कहाँ पे पढ़ा था हमने, वॉसजेस, यूरोप में, ठीक है। वॉसजेस पर्वत, ये भ्रंशोद पर्वत होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें लेते हुए चलेंगे हम लोग। अच्छा, अपने इंडिया में कोई भ्रंशोद पर्वत है,
इंडिया की बात थी ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत। बॉसेस यूरोप का है बॉसेस। ये ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। ये कैसी मिट्टी होती है? काली मिट्टी होती है और काली मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। और बात अगर करें खेती के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी खेती होती है काली मिट्टी के लिए? कपास। कपास की खेती के लिए ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, इतनी बात आपकी कंप्लीट हुई। माउंट किलिमंजारो का एग्जाम्पल अभी भी हम दे चुके थे, माउंट किलिमंजारो, और फ्यूजियामा जो कि जापान का है, माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका का है। ये दो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं। हम तो अभी बहुत सारे की बात करेंगे। अपने इंडिया में भी एक द्वीप है, इंडिया में एक द्वीप है, सिंगल वन द्वीप है, कोई बताएगा? अगर हम ज्वालामुखी द्वीप की बात करें, बैरन द्वीप, ठीक है, एक मात्र द्वीप, वैसे दो द्वीप हैं, एक सक्रिय है और एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त का मतलब है वो मृत ज्वालामुखी है, तो उससे वहां से अब अपनी उद्गार नहीं होता ज्वालामुखी का, तो इसलिए वो हम सुषुप्त में पढ़ते हैं, और एक को पढ़ते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है कि अभी क्या है, शांत है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, उससे मतलब जो लावा है वो निकल सकता है। ठीक है ना, तो ये दो चीजें हुई हमारी, ज्वालामुखी पर्वत हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। एक चीज बताया हुआ है मानाकी पर्वत, मानाकी पर्वत बताया हुआ है, और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से अगर हम बात करें तो एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंची है, लेकिन ये समुद्र में है। कहाँ पे है? समुद्र में है। इसलिए हम अगर स्थल की बात करते हैं तो एवरेस्ट को सबसे ऊंचा पर्वत मानते हैं। अदरवाइज दूसरा वो सबसे ऊंचा, अगर हम देखें सबसे ऊंचा पर्वत वैसे कौन है, तो मानाकी पर्वत है। कौन सा है? मानाकी पर्वत है, और ये समुद्र तल में, मतलब समुद्र है, जैसे ये मान लेते हैं समुद्र है, और इसमें ये इस तरीके से है, समुद्र में ही पर्वत है। जितनी भी स्थल आकृतियां आप लोग अपने भूखंड में देखेंगे, उतनी ही स्थल आकृतियां आपको समुद्रों में भी मिलती हैं, क्योंकि समुद्र का क्या होता है, अगर हम बात करें महासागरीय बेसिन होता है। क्या होता है? महासागरीय बेसिन, और महासागरीय बेसिन से भी वही स्थलाकृतियां हमारे महासागरों में भी देखने को मिलती हैं। तो ये है मानाकी पर्वत। क्या नाम है? मानाकी पर्वत। अब याद ऐसे ही रख लेना कि मानाकी ये पर्वत है, ठीक है ना। इसी पर एक द्वीप है, कौन सा द्वीप है? हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, ठीक है। हवाई द्वीप कहाँ पर बसा हुआ है? पूछ ले अगर आपसे, अगर यूपीएससी ऐसा पूछ ले कि हवाई द्वीप कहाँ बसा हुआ है, तो नीचे कुछ भी दे दे। आप लोग को एक चीज पता होना चाहिए कि मानाकी पर्वत के ऊपर हवाई द्वीप बसा हुआ है। जो मानाकी पर्वत का ऊपरी जो शिखर है या शिरा है, उसी पर क्या है भाई? हवाई द्वीप बसा हुआ है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये चीज आपके क्लियर हुई मानाकी पर्वत के बारे में। और उन्होंने इसकी ऊंचाई बताई हुई है 10,205 मीटर। कितना ऊंचा है? 10,205 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना। तो ये हो गई आपके पूरी के पूरे। ये कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में है, याद रखना आप लोग, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं पर्वतों के उपयोग की, कि इनका उपयोग क्या है हमारी लाइफ में। कुछ उपयोग है या नहीं खड़े हुए? तो पर्वतों की अगर हम बात करें तो इनका क्या उपयोग है? सबसे पहली बात तो ये जल संग्राहक होते हैं। जलों के क्या होते हैं? संग्राहक होते हैं। अगर पर्वत खत्म हो जाए तो हमारे पास मानी जितनी भी नदियां आ रही हैं बहकर, जहाँ पे पानी आ रहा है, जैसे अभी हम बात करें सिंधु की बात करें, ब्रह्मपुत्र की बात करें, सतलज की बात करें, इन सब में पानी कहाँ से आता है? ग्लेशियरों से आता है, पर्वतों से आ रहा है, ठीक है ना। तो इन सब का पानी आना बंद हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? हमारी जो मैदानी क्षेत्र में नदियां बहकर आ रही थी, जहाँ पे पानी आ रहा था, कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?
इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो उपयोग क्या है, जल संग्राहक होते हैं, अधिकतर नदियों का स्रोत होते हैं, जो हम बता चुके, पॉइंट लिखा हुआ है। अलग अलग प्रकार के जीव जंतु भी यहाँ पे और वनस्पतियां हमें देखने को मिलती हैं। चारा, ईंधन और गोंद प्राप्त हम कहाँ से करते हैं, पर्वतों से करते हैं। दूसरी चीज हम देखें अगर तो पैराग्लाइडिंग, खेलों की दृष्टि से भी ये कैसे होते हैं, महत्वपूर्ण है। पैराग्लाइडिंग जैसे स्कीमिंग, पैराग्लाइडिंग, ये सारे खेल भी कहाँ पे होते हैं, पर्वतों पर होते हैं। और अगर हम बात करें जो मतलब पर्वतारोही होते हैं, या फिर हम बात करें कुछ घूमने फिरने वाले लोग बाहर से आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पर्यटक, ठीक है, पर्यटक, विदेशी पर्यटक, ठीक है। तो ये पर्यटक के मामले में भी क्या होते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उपयोगी होते हैं। उससे हमारा क्या होता है, आर्थिक महत्व बढ़ता है। जितने पर्यटक स्थल होंगे हमारे देश में या किसी भी दूसरे देश में, तो उनका आर्थिक महत्व है क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे हम सिंगापुर की बात करते हैं, वहाँ कोई भी और दूसरा स्रोत नहीं है पर्यटक के कारण, ओनली पर्यटक से ही वो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को मैनेज करते हैं अपने, सिंगापुर वाले लोग। उनका सिर्फ जो पूरा का पूरा देश है वो पर्यटक स्थल ही है, ठीक है। तो वो सारे का सारा जो मनी मतलब इनकम करते हैं, वो सारा कहाँ से करते हैं, आर्थिक व्यवस्था उनकी कहाँ से चलती है, पर्यटक से, ठीक है, पर्यटनों से चलती है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं पठार की। पठार जो कि क्या होता है भाई, समतल से कुछ ऊपर उठा हुआ समतल भाग हमारा क्या होता है, पठार होता है। अब समतल का मतलब ये नहीं है कि फर्श लगा हुआ भाग होगा, ऊबड़ खाबड़ मिट्टी हो सकती है, लेकिन एक मतलब नुकीली, बिल्कुल नुकीला नहीं होगा, ठीक है ना। आप उस पर आराम से लेट बैठ सकते हैं। आप कहीं एवरेस्ट पे जाके आप लेट बैठ सकते हैं तो आप सरक जाएंगे, कदरी को पता ही नहीं रहेगा कहाँ गए हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर करे भी जाएं कभी, मतलब अगर ऐसा करें तो अपना झंडा लगा देना पहले, फिर जो चाहे करना, फिर जिधर जाए जाना आप, ठीक है। झंडा लगा देना पहले, अपना देश का झंडा लगाना होता है कि नहीं होता है। तो आप कभी जाने का सोचे एवरेस्ट पे, तो ऐसा करना पहले। उसके बाद अगर हम पठार की बात करें तो ऊपर का पार्ट कैसा होता है, समतल होता है, आधार इसका चौड़ा होता है, काफी चौड़ा होता है, ठीक है ना। ये खनिजों की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। अगर हम बात करें इंडिया में छोटा नागपुर का पठार, इससे हम क्या क्या निकालते हैं, खनिज। अगर हम खनिज की दृष्टि से देखें तो क्या क्या मिलता है, छोटा नागपुर पठार से क्या क्या मिलता है। अगर यही क्वेश्चन आ गया, यूपीएससी ने बना दिया एक सुंदर सा क्वेश्चन कि छोटा नागपुर पठार से कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं, कोयला, मैग्नीशियम, जस्ता, या फिर एक और बात करें हम, एक और होता है कौन सा, हाँ ठीक है, सही बोल रहे हैं। तो क्या क्या होगा, मतलब क्या क्या निकाला जा सकता है खनिज के तौर पे, तो आप क्या बोलेंगे, कोयला निकालते हैं। कोयला कौन सी श्रेणी का निकलता है इससे, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, द्वितीय श्रेणी का जो कोयला होता है वो हमारा छोटा नागपुर पठार से निकलता है। और अगर हम भारत की बात करें, भारत का 98% कोयला जो हम खनिज करके मतलब जो खनन करके निकालते हैं वो छोटा नागपुर पठार से निकालते हैं, लेकिन वो द्वितीय श्रेणी का कोयला होता है जिसको हम बिटुमिनस कोयला बोलते हैं, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा जानकारी थी आपकी, इसमें ये एनसीईआरटी जो है इसमें नहीं है। अब बात करते हैं इनकी जो ऊंचाई होती है वो कुछ 100 मीटर से कुछ 1000 मीटर तक भी हो सकती है। सबसे ऊंचा अगर हम बात करें पठार की तो अपना तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 4000 से 6000 मीटर तक है। कितनी है, 4000 से 6000 मीटर तक है। उसके बाद बात कर लीजिए, आगे आ जाइए, केन्या, तंजानिया तथा युगांडा में पूर्वी अफ्रीका पठार। देखो पूर्वी अफ्रीका पठार, केन्या, तंजानिया और कहाँ पे बताया उन्होंने, युगांडा। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा तंजानिया, केन्या और युगांडा में यहाँ पे एक पठार है, ठीक है ना। यहाँ पे एक पठार है, वैसे पहले पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है। यहाँ पे एक पठार है, इसका नाम क्या है, पूर्वी अफ्रीका पठार। पूर्वी अफ्रीका पठार, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि पूर्व में है, अफ्रीका के किस में है, पूर्व में है, तो पूर्वी अफ्रीका पठार बोला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में है पश्चिमी पठार। ऑस्ट्रेलिया का जो ये वाला भाग है, ये जो पड़े हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, ये वाला भाग ये है जो यहाँ पर जनसंख्या वगैरह है, ये सारा भाग इसका कैसा है, ये सारा भाग जो है पठारी है। और हम रेगिस्तान भी इस वाले भाग में देखते हैं, मोस्ट ऑफ रेगिस्तान भी देखेंगे हम ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में। तो पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पठार है, पश्चिमी पठार, ठीक, ये बात हुई हमारी। और तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है, जो कि हम बता चुके, तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे आप लोग कि खनिजों की जो अधिकता होती है वो क्या है, आर्थिक दृष्टि से भी मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, खनिज की अधिकता है। अगर हम इसमें देखें कौन सा, तिब्बत के पठार। और उसके बाद हम इंडिया में अगर आ जाएं, और इंडिया में एक पठार मिलता है हमारा दक्कन का पठार। कौन सा, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो है हमारा खनिजों की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। और दक्कन के पठार के ऊपर एक नदी बहती है, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी बहती
जलप्रपात है। जोग जलप्रपात के बारे में तो सुना ही होगा, हाँ, सबसे ऊंचा है। इंडिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात है। अब बाकी हम बात कर चुके हैं कि पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। पठार में क्या होती है? काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, इसलिए खेती के लिए इंपॉर्टेंट होती है। पठार के ऊपर जो समतल भाग होता है वहाँ पे जाके लोग खेती नहीं कर सकते और ना ही मानव निवास होता है। इनकी ढालों पर खेती करना संभव होता है। आगे बात करते हैं मैदानों की। मैदानों की अगर हम बात करें तो समतल और बड़े भाग होते हैं, समतल और बड़े भाग होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखें तो कृषि की दृष्टि से कैसे होते हैं? बहुत ही उपजाऊ मैदान होते हैं और मोस्ट ऑफ ये किससे बने हैं? नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपणों से बनाए गए हैं। नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपणों से बनाए गए हैं। अगर हम ब्रह्मपुत्र मैदान की बात करें तो पहले पुरानी की जो मतलब कहानियां होती है उसमें सुनते थे कि जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है यहाँ पे बहुत ही गहरे गड्ढे हुआ करते थे। जब ब्रह्मपुत्र नदी एंड ऐसे उसकी सहायक नदियां निक्षेपण लाना शुरू की और वो एकदम से समतल हो गया, सपाट हो गया और आज वो एक मैदान का रूप ले लिया है और वहाँ पे बहुत अच्छी कृषि होती है, ठीक है ना। तो ये आर्थिक महत्व इसका बढ़ गया है। आर्थिक महत्व क्या हो गया है? बढ़ गया है। अब मैदानों की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जो कि दुनिया का सबसे, अगर हम देखें जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या सबसे घनी जनसंख्या ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में है, निवास करती है। विश्व की सबसे घनी जनसंख्या कहाँ मिलेगी? गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में। आप सभी को पता होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ है? ये जो उत्तर प्रदेश का है, ये तराई से यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पूरा जो क्षेत्र है ये हमारा कौन सा है? मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर हमारा ब्रह्मपुत्र का ये पूरा मैदान, असम वाला जो भाग है ये पूरा मैदानी भाग है। अरुणाचल प्रदेश वाले भाग को मैदानी भाग नहीं बोलेंगे। अरुणाचल प्रदेश में हमारा हिमालय का विस्तार है, ठीक है ना। नामचा बलवा पर्वत वगैरह आप लोग वहाँ पे पढ़ेंगे तो वो नहीं देखेंगे। उसके नीचे का पार्ट जो है सारा का सारा कैसा है? मैदानी भाग है। उसके बाद हम मैदानों को और भी जगह पे देखते हैं। मैदानों को कहाँ देखते हैं? ये है हमारा पूर्वी तट। ये क्या है? पूर्वी तट। वो वाला पार्ट था हमारा, अच्छा वो उसमें रखा हुआ है, ठीक। ये है पूर्वी तट। यहाँ पे होता है पूर्वी घाट। यहाँ होता है क्या? पूर्वी घाट, जो हमारा क्या बनाता है? इस तरीके से। ये प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, ये पठार है। तो ये यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला मिलती है आपको, ये होती है पूर्वी घाट और इधर वाला कहलाएगा पश्चिमी घाट और ये होगा पश्चिमी तट। बीच में जो संकरी पट्टी मिलती है ये मैदानों की है। किसकी है? मैदानों की है। बीच में संकरी पट्टी जो मिलेगी वो मैदान है। ये हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, इसमें कोई नॉर्मल सी बात है। इतना इसमें इतना ही है तो इतना ही हम लोग देखेंगे। भारत में गंगा मैदान जो बता दिया बस, ठीक है, जो पॉइंट लिखा हुआ है वो पूरा बता दिया। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है सबसे घनी आबादी वाला, विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मैदान है, ठीक है। यहाँ तक आपका ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट हुआ। इसमें अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे। चलिए देख लेते हैं एक बार लास्ट में कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने देखा कि प्राकृतिक रूप से जो हमारे क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से जो हमारे स्थल रूप है वो दो तरीके से होते हैं, एक तो आंतरिक और एक बाहर। उसके बाद हमने देखा कि ऊंचाई और ढाल के जो आधार पर हमने स्थल रूप बनाए हैं वो तीन प्रकार के हैं। एक होते हैं पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत में हमने बलित पर्वत देखे, बलित पर्वत में हमने देखा अरावली, आल्प्स और उसके बाद हमने हिमालय को भी देखा। उसके बाद भ्रंशोद पर्वत कौन कौन से हैं ये हमने बॉर्जेस पर्वत की बात की। इंडिया में हमने एक्स्ट्रा पर्वत की भी बात की जो हमारा कौन सा है? सतपुड़ा है। उसके बाद अगर हम बात करें ज्वालामुखी पर्वत, जो ज्वालामुखी में माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा दोनों हमारे कैसे हैं? ज्वालामुखी पर्वत हैं जो ज्वालामुखी के उद्गार से बनते हैं, ठीक। उसके बाद हम पठार की बात कर रहे हैं, ये कुछ सौ से कुछ सौ मीटर तक ऊंचा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर कृषि की जा सकती है, इसकी ढाल तीव्र नहीं होती है। अगर आपसे पूछ लीजिए पर्वत और पठार में क्या अंतर है तो आप क्या बताएंगे? पर्वत और पठार से ऊंचे होते हैं ऐसा कुछ बताएंगे? ऊंचाई के आधार पर नहीं, ऊंचाई के आधार पर कई बार होता है पठार इससे जितना हमने बताया उससे भी ऊंचे मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो ढाल के आधार पर इनका ढाल बहुत ही तीव्र होता है, इनका ढाल क्या होता है? बहुत मध्यम होता है। इनकी जो मतलब अगर हम शिखर की बात करें तो इनका शिखर सपाट होता है और इनका शिखर शंकुआकार होता है। ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट रीजन रहेगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। पठार की बात कर ली, मैदान की बात करते हैं तो मैदान सपाट भूमि होती है और बहुत ही बड़े बड़े मैदान होते हैं और ये किसके द्वारा बनाए गए हैं? नदियों के निक्षेपणों के द्वारा बनाए गए हैं। अगर हम बात करते हैं तो भारत में गंगा मैदान, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान सबसे घनी जनसंख्या वाला मैदान है। ये हमने पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ा। यही था आपका जो एनसीईआरटी का कोई जौन सा भी चैप्टर हो, 5th नंबर हो या 6th नंबर हो, ये आपका कंप्लीट हुआ 6th, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें या फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने के लिए लाई हूँ, तो क्वेश्चंस कर लें ठीक है, वेरी गुड। मैं आप सभी के पास में ये PDF सेंड कर रही हूँ, एक एक क्वेश्चन बोलती जाऊँगी, आगे आगे नहीं भागना है, जो क्वेश्चन बोलेंगे उसी का आंसर देते चलें, आगे आगे हम लोग ऐसे करते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए अच्छा एक सेकंड, पहले नंबर सेव करना है। आज पड़ोस में देख लेना, ये तुम्हें सेंड कर देंगी, फिर बाद में करवा लेना, ठीक। डाउनलोड कीजिए फटाफट से, सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। जिसके पास, जो ग्रुप में नहीं ऐड है, पड़ोसी के साथ साझा करना, बाद में आकर के ग्रुप में ऐड हो जाना लास्ट में। देखो ये PCS के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कोई वनडे एग्जाम के क्वेश्चंस हम नहीं कर रहे हैं, अभी UPSC के भी करेंगे आने वाले टाइम में, अब एक हफ्ते के बाद UPSC के करेंगे, PCS वाला है दिस वन, ठीक। इसका फर्स्ट फर्स्ट ही हमने लिया है, जो कि हमारा 2018 का है, ठीक है। 2018 वाले के क्वेश्चंस देखिए, इस तरीके से आप लोग को भरोसा हो जाए थोड़ा सा कि यही के क्वेश्चन है। देखो उसमें ऐसे ऐसे लगा रखा है मैंने, तो यही के क्वेश्चन है, फटाफट से डाउनलोड करो और आ जाओ, लाइन पे आ जाओ। ठीक, अब देखो इसमें जो निशान लगाए हुए हैं दो कलर से, एक तो पिंक है और एक ग्रीन है। तो ये जो पिंक का मतलब है ना, तो ये पिंक का ये मतलब है कि पुराने जितने भी स्टूडेंट हैं ये पिंक वाले को कर पाएंगे, और जो ग्रीन है, ग्रीन का ये मतलब है जितने भी नए वाले स्टूडेंट हैं वो कर पाएंगे, और जो मेरे पढ़ाया हुआ नहीं आया है उस पर निशान नहीं लगा है, ठीक है भाई। चलो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। सब लोग लगा पाए हैं आंसर, डी आएगा, वेरी गुड। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? बताएंगे फटाफट से। देखो जब ये पढ़ाया था तो बताया था पैलियोसीन काल, ठीक है, पैलियोसीन काल, बी नंबर ऑप्शन है, ठीक। पैलियोसीन काल का है, पुराने बच्चों को ये सब पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है बस इतना बोलते चले ईमानदारी से, हाँ पढ़ाया था। आंसर नहीं पता, इट डजंट मैटर, बस इतना ईमानदारी से बोलते चले कि हाँ पढ़ाया था। उसके बाद आगे चले, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? पश्चिमी घाट की बात हो रही है, दैट मींस उधर साइड से कौन सी नहीं निकलती है? तो यहाँ पे बात हो रही है, देखो यहाँ पे है गोदावरी, ताप्ती जिसको तापी बोलते हैं, कावेरी, और उसके बाद बात हुई है कवाम। कवाम जो है वो छोटी सा मुन्नी वाली जो नदियाँ होती हैं जो मिलती हैं, वो वाली नदी, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करिए, इसमें बताइए जरा। नहीं, ताप्ती नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, बी इसका आंसर हो जाएगा। ताप्ती नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए जरा 87 जिसमें सूची की बात की गई है, और बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें केरल दिया हुआ है, नागालैंड दिया हुआ है, उत्तराखंड और तमिलनाडु। दोदा बेटा, दैट मींस अभी हमें समझ में आ गया दोदा बेटा से कि यहाँ पे चोटियों की बात हो रही है। चोटियाँ, हमारा जो राज्य है उसमें कौन सी चोटी है, ये वाली बात की गई है। तो दोदा बेटा, नंदा देवी, अन्नामुदी मतलब अनाईमुदी और सारामती, फटाफट से बताएं क्या ये पढ़ाया था? ठीक, सही है, सी। इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए, आपको 1 से 2 आएंगे तो फटाफट से आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना भाई। 1 से 2 आएंगे तो आप कर ले जाएंगे। देखो कुछ भी नहीं पता होगा तो तमिलनाडु की दोदा बेटा तो पता ही होगा, तमिलनाडु की दोदा बेटा
बाद तो डी का ए सिर्फ 2 में है, तो 2 तो पहले ही कट गए, फर्स्ट वाला और डी वाला कट गए। उसके बाद आपको दूसरा एक और पता होना चाहिए कोई भी, जिसमें आप नागालैंड का तो नहीं पता होगा, उत्तराखंड का तो पता ही होगा, उत्तराखंड का तो पता ही होगा भाई। तो उत्तराखंड का क्या होता है? नंदा देवी, ये तो सभी को पता होगा। तो आपका एलिमिनेशन मेथड यहाँ काम कर जाएगा और सी आंसर आप लोग लगा सकते हैं। क्या ये पढ़ाया था? यस, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? अभी अभी पढ़ाया। कौन सा है भाई? जोग जलप्रपात। वेरी गुड। आगे बात करते हैं, वनस्पति जलवायु की सही सूचक है, ये कथन किसका है? ये हमने नहीं पढ़ाया था, इस पर देखो कोई भी हमने नहीं लगाया है, ठीक है। ये कथन किसका है? हाँ, कोपेन का है, लेकिन हमने नहीं पढ़ाया था, इसलिए हमने इसका वो नहीं, मतलब इस पे निशान नहीं लगाया। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास के मैदान हैं? क्या आप बता सकते हो? अर्जेंटीना जो बोल रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये पुराने वाले बच्चे बताएं, क्या ये बताया था? ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्म में सही सुमेलित कीजिए। इसमें देखो जो बात हो रही है वो हो रही है मरुस्थलों की। किसकी बात हो रही है? मरुस्थलों की। सब नहीं पढ़ाए हैं, कराकुम मरुस्थल पढ़ाया है मैंने, गिब्बस पढ़ाया है, ठीक है, गिब्सन भी पढ़ाया है, कराकुम भी पढ़ाया है, दोनों ऊपर वाले नहीं पढ़ाए हैं। तो अगर इससे भी आप लगाएंगे तो आपका आंसर शायद मिल जाएगा। हाँ, देखो गिब्सन तो आपको पता होना चाहिए, गिब्सन पढ़ाया है, तो गिब्सन ब्राजील में नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो आंसर आपका मिल गया, जो पढ़ाया उससे आंसर मिल गया फिलहाल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 92, क्वेश्चन नंबर 92, ये हमने नहीं पढ़ाया था, हमने निशान नहीं लगाया है, ठीक है भाई, ये हमने नहीं पढ़ाया था, हमने निशान नहीं लगाया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कौन सही नहीं है। देखिए बातें नहीं कीजिए, क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ पूरा, आप लोग सिर्फ देखते जाइए, ठीक है। कौन सही नहीं है? तो यहाँ पे काली मिट्टी की बात हुई है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, सभी को पता है, रेगुर कहा जाता है, बताया भी था। क्रीप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो, काली मिट्टी में आर्द्रता, नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, क्या सही है? बिल्कुल सही है। उसके बाद काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, सभी को पता है भाई, गुजरात क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है ना, हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। तो डी वाला क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ये जो है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन जो रेखा है, सीमा रेखा है, ये कहाँ पर है? भारत और चीन में, सभी को पता है, बताया है, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे का आधार कर डेल्टा बनता है? मिसिसिपी, मिसौरी, बताया था कि नहीं बताया था? मिसिसिपी है ना, मिसिसिपी, मिसौरी, इतना अच्छा पक्षी के आधार का पंजा उन्होंने बना के दिया हुआ है, और ये हमने आपको कराया था। अच्छा ये छोड़ो, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, कराया था कि नहीं ये बताएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, याद है नहीं है वो डजंट मैटर, हाँ ठीक। आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? ये आप बता सकते हैं अगर क्वेश्चन को देख के, तो अच्छी बात है। वैसे हमने इस तरीके का क्वेश्चन नहीं कराए हैं, ये जनसंख्या हमने कराई नहीं थी, तो जनसंख्या में क्वेश्चन क्या कराते? अशोधित जन्म दर, मतलब जो हमारी प्राकृतिक रूप से बढ़ती हुई जन्म दर और प्राकृतिक रूप से घटती हुई जन्म दर, जिसमें कि मृत्यु हो जाती है। तो प्राकृतिक रूप से बात हुई है, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों हो जाएंगे। उसके बाद निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो किसमें मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, किसमें मिलेगी भाई? स्ट्रेटोस्फीयर। तो आपका क्या लग रहा है आपको? देखो क्वेश्चन गिनो आप फटाफट से, क्वेश्चन गिनो कितने हो पा रहे थे सबसे? जिस पे निशान लगे हैं सिर्फ उतना ही गिन लो, बाकी बिना निशान वाले भी हमारे बच्चे कर पाए हैं सभी, है ना। तो एक हाँ, कौन सा पढ़ा? कहाँ पे पढ़ा था? नहीं, आज तक तो हमने सभी ने यही पढ़ा है, एनसीईआरटी ने दिया है, एनसीईआरटी पे कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है, ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है, और यही रियलिटी भी है ना। तो एनसीईआरटी में भी हमारा जो ये जलप्रपात है, कौन सा भाई? जोग जलप्रपात, इसी को ही सबसे ऊंचा माना है, और यूपीएससी आयोग ने भी यही कुछ को माना था।
अच्छा, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा कल सर्च करके बात करेंगे, है ना। एकदम से हम नहीं बोल सकते हाँ और ना में, तो कल बात करते हैं, ठीक। कौन सा? कुंचिकट, ठीक है। दोनों पे, अगर दोनों का ऑप्शन नहीं होगा तो हमें देखना पड़ेगा ना कौन से कुंचिकट को। तो हमारे इसमें ऑप्शन में आ रहा है कहीं पे दोनों हैं, तो ठीक है, अभी कुछ नहीं करिए, बोला करके छोड़ दीजिए, कल बात करेंगे, ठीक है। चलिए, फिर भी अगर हम बात करें तो टोटल थे ये 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन थे, जिसमें से 11 पे निशान लगे हुए हैं कि 11 आप लोग कर सकते हैं। अब 2 मिनट मेरे से बात कर लीजिए, खुद की बातें बंद करिए। ये टोटल क्वेश्चन कितने थे? 13 क्वेश्चन है, शायद 13 है, 14 है, 13 है, 13, हाँ 14 है। 14 में से 11 पे मैंने निशान लगाया है, जो कि मैंने क्लास में कराए हैं, कवर अप जो कराए हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो जो क्लास हुई थी लास्ट, वो हुई थी 3 महीने की। 3 महीने भी कंपल्सरी वाली, कंटिन्यू वाली नहीं थी। तो पाथ आपका क्या है, सही है या गलत है, ये अब आप खुद ही चूज कर सकते हैं। क्यों पढ़ना चाहिए और क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, ये अब आपके पास आंसर हो सकता है। दूसरा एक और स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक और पेपर देख लेते हैं, सेकंड पेपर मैं सेंड कर रही हूँ आप लोग को, फटाफट से उसको भी कर लें। हाँ जी, फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, इसी में ये सेकंड नंबर पे ही आ रहा था, ये सेकंड का तो इसका यही दिया हुआ है, सेकंड नंबर पे 2003 का है, सेकंड नंबर पे दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हुए क्रम में दिए हुए हैं, सबसे पहले 18 का दिया था, फिर उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से पूरे 18 तक दिए हुए हैं। तो अब 3 का करेंगे हम, ठीक है, 2003 का पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश? थाईलैंड? मलेशिया भी पढ़ा है किसी ने? अब तो एक और ऑप्शन बचा, कोई और है? आओ सामने भाई, तुम भी क्यों किसी से कम रहोगे, है कि नहीं। चलिए फिलहाल ये बताइए, बात तो कर लेंगे हम लोग, आप लोग के हिसाब से थाईलैंड है, ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, उसमें दिया है मलेशिया, ठीक है, मलेशिया। और ये हमने कराया था या नहीं, रबड़ वाली बात हुई है तो हाँ, 2-4 ही बच्चे हैं, पहली बात तो पुराने, तेज बोले ताकि सबको सुनाई आए, कराया था। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भरक पोत है, दक्षिण एशिया की बात हो रही है, इसमें अपना ही वाला आएगा मुंबई, अपना वाला आएगा मुंबई, ठीक है। उसके बाद भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है, ये अभ्रक का, किसका है भाई, अभ्रक का, सी नंबर। ये सब हमने करा रखे हैं, इसीलिए पिंक पिंक करा हुआ है इसको। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश पाया जाता है? जो फर्स्ट वाली श्रेणी का होगा उसी में तो पाया जाएगा। तो एंथ्रेसाइड, अभी बात की हम लोगों ने, अब ये नए वाले भी लगा सकते हैं। अभी हमने बात की थी एंथ्रेसाइड की और बिटुमिनस की, तो सबसे ज्यादा जो फर्स्ट श्रेणी का है तो उसी में ही पाया जाएगा एंथ्रेसाइड। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कौन सी घाटी में? कश्मीर घाटी, शांत घाटी, सुरमा घाटी, फूलों की घाटी, शांत घाटी में। और शांत घाटी की बात की जाती है कि सूर्य का प्रकाश तक इसमें क्या नहीं होता है, जमीन को नहीं छू पाता है, तो शांत घाटी में जैव विविधता क्या है, सबसे अधिक है। उसके बाद निम्नलिखित में सही कौन सही सुमेलित है? तो ये आप लोग अपना लगा सकते हैं, वैसे ये पढ़ाया नहीं था लेकिन आप लोग बिल्कुल सही लगा सकते हैं। आप लोग जरा पढ़ के देखिए, चारों ऑप्शन पढ़िए, आंसर मिल जाएगा। आइसोहेलाइट जो है ना, इसमें बर्फ और वर्षा, आइसोहेलाइट बर्फ और वर्षा, ये बिल्कुल सही है। इससे मापने का जो उपकरण है ये बिल्कुल सही है, सी नंबर।
अब देखो बिलीबिली, ये मैंने पढ़ाया तो नहीं था, लेकिन ये न्यूज में अब तक रह रहा है बिलीबिली। क्या आपको नहीं पता ये कहाँ से रिलेटेड होगा? अरे कहाँ रह रहे हैं सारे लोग, कहाँ हैं? क्या उसमें फोन में घुस गए, व्हाट्सएप चलाने लगे, क्या टाइपिंग चलने लगी तुम्हारी? नहीं, इधर देखो फिर, ये बिलीबिली जो 94 नंबर पे लिखा हुआ है, ये एक टाइफून था जिसमें सभी को पता होगा, आज तक लोगों के दिमाग से गया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का है ये, ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो ये सब लगा सकते थे ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखो क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है। तो देखो एक बात सुनो, हाँ कनक, और तुम लोग इधर देखो, तुम लोग ही देखो, बाकी सब तो देख ही रहे हैं। इधर देखो, ये स्थल अवरुद्ध देश की बात की थी, दक्षिण अमेरिका। क्या मैंने सारे देश वहां लिखे थे? और उसमें से बताया भी होगा कि स्थल अवरुद्ध अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो वहां पे जो लिखा हुआ है उसमें ये ट्रायंगल समझाया था पिछली क्लास में। यहाँ ट्रायंगल होता है, यहाँ क्या होता है, अर्धचंद्राकार होता है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, वो छोड़िए, आप लोग बताइए जरा कौन सा स्थल अवरुद्ध देश होगा जो इसमें आंसर दिए हुए, ऑप्शन दिए हुए। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कंबोडिया, लाओस होता है, हाँ वो हमने भी बोल दिया, हम पूछने वाले थे वैसे कौन सा होता है। तो लाओस, मलेशिया और थाईलैंड। आइए जरा समझा देते हैं, कंबोडिया, लाओस। देखो ये थाईलैंड है, ये थाईलैंड तो यहाँ तक आ रहा है, इसमें थाईलैंड की खाड़ी भी है, ठीक है, तो इसमें तो नहीं हो सकता। स्थल अवरुद्ध का मतलब क्या होता है, चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ पार्ट। उसके बाद कौन सा है, कंबोडिया। देखो ये पीला वाला जो पार्ट है कंबोडिया का है, ये नीचे क्या है, थाईलैंड की खाड़ी के जल से लग रहा है। चौथा क्या ऑप्शन है, वियतनाम, मलेशिया। तो मलेशिया की बात करते हैं भाई, ये वाला पार्ट ही मलेशिया कहलाता है। उसके बाद है हमारा क्या, लाओस। तो लाओस कहाँ पड़ रहा है, मेरा आप लोग को म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ऐसे होता है। लाओस नहीं कहना मुझे, इसमें नहीं छूट गया होगा, हम जैसे बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, ठीक है। उसके बाद मलेशिया, इंडोनेशिया, उसके बाद सिंगापुर, नीचे चले जाते हैं, सुमात्रा, जावा, बोर्निया, ब्रुनई, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो लाओस आपकी सबकी जो एटलस है इसमें मिल जाएगा, उसमें बहुत चील बलैयाँ कर रखी हैं, उसमें पता नहीं कहीं छुप गया होगा बेचारा। अब छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। देखो लाओस है, ये हमने पहले भी बता दिया है। उसके बाद देखो स्कैंडिनेवियाई देश बताए थे। हाँ जी भाई इधर देखो, सुनो, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप भी बताया था, स्कैंडिनेवियाई देश भी बताए थे। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप होता कौन सा है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो कौन सा होता है भाई, ये जो अपना है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इसको हमें स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का क्या मतलब होता है, अपना इंडिया भी प्रायद्वीपीय देश है। क्या मतलब होता है, तीन ओर से जल से घिरा हुआ। और स्कैंडिनेवियाई देशों की अगर हम बात करें तो इसमें फिनलैंड आता है। फिनलैंड को झीलों का देश भी बोलते हैं, ठीक है ना भाई, फिनलैंड को झीलों का देश भी बोलते हैं। कराया था क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 डिग्री चैनल, अब ये नए वाले भी लगा सकते हैं, पुराने वाले भी लगा सकते हैं। कहाँ पे है भाई, अंडमान और निकोबार के बीच में। कैसे हलवा टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, हम सोच रहे हैं कि हम थोड़ा पहले क्यों नहीं पैदा हुए थे, हम भी कुछ बन जाते हैं कि नहीं। ये अब नहीं मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो धीरे धीरे करेंगे, अभी भी ऐसे ही मिलते हैं। बस पढ़ने की बात है, जो चीज़ आप पढ़ लेते हैं वो आपको ईजी लगने लगती है। चलो आगे देखते हैं। हाइट पर्वत पाए जाते हैं, ये हमने आपको नहीं पढ़ाया है। हाइट पर्वत पाए जाते हैं, ये हमने आपको नहीं पढ़ाया है। और इसका आंसर जो होगा डी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ाया नहीं था, हमने निशान नहीं लगाया है, ईमानदारी के साथ। हाइट पर्वत नहीं, ऊंचाई के आधार पर नहीं है, इनका नाम रखा गया है, हम समझाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे हम चलेंगे। संसार, अब ये देखो, संसार का आर्द्रतम स्थल है, हाँ जी, नहीं भाई, आर्द्रतम पूछ रहा है, आर्द्रतम, वर्षा वाला नहीं पूछ रहा है। हाँ, कोई बताएगा इसका आंसर? आर्द्र मतलब बहुत ही ज्यादा नमी ग्रहण करने वाला स्थान। अकॉर्डिंग टू, हाँ चीरम बुझी तो मुझे भी लग ही रहा था 99 का, पता नहीं किस हिसाब से दिया है, मैंने इस पर रिसर्च नहीं की। बाइलिल दिया हुआ है लास्ट, डी नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, बाइलिल।
चेरापूंजी तो इंडिया के हिसाब से हम लग ही रहा था, क्योंकि हम इंडिया वाले, तो हमें तो सब इंडिया का ही बढ़िया लगता है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ पता नहीं, मैंने भी नहीं की रिसर्च। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है। तुम्हारे पड़ोस उठ के गए, आवाज लगाओ, बढ़ो। पानी के लिए 5 मिनट और रख सकते हैं। पानी 5 मिनट बाद भी पिल सकता है, हम लगातार बोल रहे हैं 1.5 घंटे से। किसी को कोई बताए अगर हम नहीं बोले हो, आपकी लड़ाई में भी लगातार बोले हैं, आपको छुपाने के लिए भी बोलते हैं, आपको समझाने के लिए भी बोलते हैं, हर चीज में बोलते हैं। आपसे एक घूंट पानी मांगा हमने, कभी नहीं मांगते, ठीक। देखो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे, ये आप लोग बता सकते हैं। जब मैंने पर्यावरण पढ़ाया था तब स्टार्टिंग के 2 से 3 क्लासेस में ये बात बताई थी, तो आप लोग जरा चारों पढ़िए और फटाफट से आंसर दीजिए। सबका सही आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक बनीकीकरण को प्रोत्साहन देना, और लास्ट वाला तो बिल्कुल सही है सबका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी पढ़ाया था, इतना बताना है सिर्फ आपको। आंसर नहीं आ रहा है, इट डजंट मैटर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट से सही उत्तर मतलब चुनिए। चाय असम की मुख्य फसल है, बिल्कुल सही है। कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है, नहीं है। उसके बाद तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है, तो 1 और 3 सही होगा। नहीं 1 और 3 सही होगा, चाय और तंबाकू, हाँ चाय और तंबाकू, 1 और 3 बिल्कुल सही होगा, चाय और तंबाकू। आगे बढ़ते हैं। क्या ये पढ़ाया था? हाँ पढ़ाया, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। देखो ये क्वेश्चन, लिसन टू मी, ये क्वेश्चन सुन लीजिए। 102 नंबर पे जो लिखा हुआ है ये मैंने कराया नहीं है, लेकिन ये आप लोग को करना होता है। जिस तरीके से आप लोग को मैपिंग पे थोड़ी कमांड करनी होती है, ये क्लास में नहीं बताया जाता, क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्टर नहीं है कि हमने यहाँ पे मैप लगाया और फटाफट से आपको बताते चले गए। यहाँ पे शहर बनाने के लिए हम बना ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। मैं आपको कहूँ कि अलग अलग सारे जो मतलब राज्य हैं सबका नक्शा ले आऊँगे, आपके लिए मैपिंग कराएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको खुद से करना था, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका सुमेलित नहीं है, तो ये हमने नहीं कराया, ये हमने निशान नहीं लगाया है, ठीक है। वैसे आप लोग को नॉर्मल सी बात है, मिलान वगैरह की बात करी है, सूती वस्त्र वगैरह की बात हुई है, यहाँ पे रेशम वस्त्र, तो ये आप लोग अपने समझ से लगा भी सकते थे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन 104 नंबर, नए और पुराने सभी लगाएंगे। निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है, तो ये आप लगा सकते हैं कि नहीं, है ना। अरे लिसन, मेरी बात पे हाँ ना करेंगे नहीं, अपनी मुंडी उसी में घुसा पड़े, क्या हो रहा है उससे? हाँ कुछ ही लोग बोल रहे हैं ना, तो ये बात समझ में आ रही है कि लगा सकते हैं आप लोग। बी नंबर नॉर्मल सी बात है। अब देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है राहुल केला भिलाई, ये मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया था? आंसर लगाइए जरा 105 का फटाफट से। बी सही है, बी बिल्कुल सही होगा इसका आंसर, ठीक है ना। उसके बाद निम्न में तांबा सोना लोहा कोयले का सही क्रम है, तो ये भी आप बता सकते हैं। तांबे का, लोहे का, सोने का और जो भी है इसका कोयले का क्रम बताइए फटाफट से। देखो तांबा सबको पता होना चाहिए, झरिया एक हो गया झरिया, तो अब देखिए किसी और में झरिया लिखा है क्या, एलिमिनेशन लगा लीजिए। तांबा झरिया है ये बिल्कुल क्लियरली बताया है, तो एलिमिनेशन मेथड काम कर गया यहाँ पे एक ही ऑप्शन में, सी। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है, ये हमने नहीं कराया था, हमने निशान नहीं लगाया है।
लास्ट के टाइम पे कराया था ये? फटाफट से बताओ। मध्य प्रदेश, सबको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हमने नहीं कराए हैं और दोनों क्वेश्चन जो है वो करंट से रिलेटेड है, जो उस टाइम पे करंट में चल रहा होगा उससे रिलेटेड है ये 2 क्वेश्चन। और लास्ट वाला है डायनासोर थे, तो क्या थे? ये तो सभी को पता ही होना चाहिए। सी नहीं, मेसोजोइक सरीसृप थे, ठीक है, डी, ऑप्शन नंबर डी। तो भाई गिन लो फटाफट से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं लोग, फटाफट गिनो। टोटल है 24 क्वेश्चन, जिसमें से 19 क्वेश्चन हम लोग कर पा रहे हैं और ये मेहनत है हमारी सिर्फ 3 महीने की। आप लोग समझ गए होंगे आप इस सकते हैं और क्यों चलना है हमारे साथ, ये क्यों पढ़ना है हमसे, ये शायद थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हुआ हो कुछ लोग का। कुछ लोग किसी और के भड़काने में आकर के अपनी लाइफ को स्पॉइल नहीं करना चाहिए जब तक खुद से उसको देख ना लें। और बात करते हैं 2 मिनट आपसे। हाँ, क्या कह रहे थे?